आप सभी को स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल केके टीचिंग सेंटर पर। तो दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए कि आज का क्लास हम लोगों का समीकरण यानी कि आज के टॉपिक समीकरण होगा, यानी कि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में हम लोग पहला लेक्चर ले चुके हैं यूट्यूब पर, और अब आज का लेक्चर है, लेक्चर नंबर 2 है। और आप लोग सीखेंगे कि रासायनिक समीकरण में समीकरण क्या है और कैसे उन्हें हम लोग डिनोट करते हैं, किस तरीका से उन्हें बनाते हैं, और उनके बारे में विशेष तरीका से कैसे उन्हें समझाने का कार्य होता है वो हम दिखाते हैं आपको। और आप लोग क्लास को अभी तक शेयर नहीं किए हैं तो प्लीज प्लीज शेयर कर दीजिएगा। और साथ ही अभी तक आप लोगों ने सेशन को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए, आप सभी को मैं कहना चाहता हूँ कि कुछ मोटिवेशन लाइन से हम लोगों का जो क्लास है वो शुरू होना चाहिए। और आज का जो क्लास है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है क्लास 10th के केमिस्ट्री के दृष्टिकोण से। इसलिए आप लोग क्या कीजिए, उन्हें भी आप लोग शेयर कीजिए। और अभी तक केमिस्ट्री में हम लोग देखेंगे कि हम लोग पहला चैप्टर ही हम लोगों का स्टार्ट हुआ है। केमिस्ट्री में भी हम लोगों को 5 से 6 चैप्टर पढ़ना है। और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि एक चैप्टर पढ़ने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी को स्टार्ट करेंगे। और ये मेरा रिकॉर्डेड वीडियो है, इसलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में जो कुछ भी हो वो पीछे से लिखकर भी भेज सकते हैं। और उसका रिप्लाई भी, हम अगर कोई क्वेश्चन डाउट रहेगा तो उसका हम रिप्लाई भी दे देंगे। चलिए, तो आज सभी हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जो हम लोगों का मोटिवेशन शायरी है कि सिर्फ एक ही इंसान ही आपको आगे लेकर जाएगा और वो है आप खुद। क्या है जी? कि सिर्फ एक वो इंसान ही आपको लेकर जाएगा, वो आप है खुद। और है कि समय बदल जाओ वक्त के साथ, बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो, वक्त बदलना सीखो। मजबूरियां तो को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। मजबूरियां को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। बस आप लोगों को ध्यान रखना है कि अब क्या करना है कि आपको अपने ड्रीम, अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए जो कुछ भी हो उसे दाव पर लगा देना है। अर्थात आप लोगों को अंदर से पूरा मोटिवेट होकर और पढ़ाई करना है। अब आप नहीं, अगर इस मंथ में अप्रैल और मई में अगर आप डिमोटिवेट हो गए, आप नहीं पढ़ाई किए बस किसी कारण, तो आपका बर्बाद हो सकता है क्लास 10th। तो क्लास 10th में अच्छा रिजल्ट लाने के लिए ये एकदम सबसे अच्छा बेस्ट टाइम है, जो खासकर टॉपर स्टूडेंट इस टाइम को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करते हैं। और आप भी कीजिएगा। मेरा कहना ये था कि मई जून के आते आते ही टॉपर से यदि पूछा जाए तो वो लोग कहते हैं कि मेरा बहुत ज्यादा सिलेबस खत्म हो गया रहता है और कुछ ही बच गया रहता है। यानी कि आप लोग अगर पढ़िएगा, बहुत अच्छा से पढ़िएगा, तो आप लोगों का भी सिलेबस नहीं बचेगा, वो भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि आप लोग प्लीज घर पर बहुत ज्यादा सेल्फ स्टडी कीजिए। जो कुछ है वो सेल्फ स्टडी है। एक टॉपर को टॉपर तक पहुंचाने के लिए, 480-85 मार्क लाने के लिए उन्हें बहुत ज्यादा क्या करना पड़ता है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उसमें से आप लोग सोच रहे होंगे कि टीचर टीचर उन लोगों को 20% गाइड करते हैं और उनका जो मेहनत होता है वो 80% होता है। इस वजह से आप लोग खासकर ज्यादा मेहनत पर ध्यान दें। और बाकी बात इधर यूट्यूब, एक टीचर किसी यूट्यूबर से आप पढ़ रहे हैं तो किसी एक टीचर से जुड़कर पढ़े। और बाकी बात जो अन्य टीचर महोदय है वो भी अच्छे पढ़ाते हैं, मगर आप 4-5 टीचर से या फिर 2 से 3 से टीचर से पढ़िएगा। तो आप जब परीक्षा देने जाइएगा ना, तो वहां आप लोगों को सब टीचर अपना अपना हिसाब से अच्छा आंसर लिखवाता है। और वो क्या करता है कि स्टूडेंट याद करके, और कोई एक उत्तर याद करेगा ना, वो क्या कर लेता है, दोनों टीचर से पढ़ने के बाद दोनों टीचर का आंसर याद करके और उसे परीक्षा में लिखते समय सोच में पड़ जाता है कि ये अच्छा है या फिर ये अच्छा है, हम कौन सा लिखे, हमारे लिए कौन बेस्ट होगा। यहाँ क्या करता है वो, फिर धोखा खा जाता है, जिसकी वजह से उनके रिजल्ट में बहुत ज्यादा फर्क देखने को मिलता है। इसलिए आप लोगों को बोला जा रहा है कि कृपया एक टीचर महोदय से, अगर ऑफलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छा बात है, ऑफलाइन के गुरुजी से जुड़िए और उन्हें अच्छे से पढ़िए, वो भी अच्छे पढ़ाते होंगे। और अगर आप ऑनलाइन से पढ़ रहे हैं तो ऑनलाइन से पढ़िए। बाकी बात जो है ना, एक होता है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेंटेनेंस करके चलना, ये बड़ा अच्छा होता है। और साथ साथ अगर हो सके तो आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मेंटेनेंस करके चलिए, और नहीं तो ऑनलाइन में कभी भी दो टीचर से मत पढ़िएगा। ये मेरा आप लोगों से एक संदेश था, वो आप लोग यहाँ तक ऐसे कार्य करिएगा। हाँ, पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था कि बहुत सारे एलिमेंट्स के बारे में जाना था, तत्वों के बारे में जाना था।
आज भी हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे तत्वों के बारे में जानेंगे। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, ये सब क्या है, तत्व है। जैसे कि आप लोग क्लास 10th हम पढ़ाए थे, इससे पिछले वाला लेक्चर में आप लोगों से टेस्ट लिया जाए कि आप लोग पढ़े हैं या नहीं पढ़े हैं, कि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। सारे स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में जो रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो भेजिएगा कितना है, तो कितना है, एक है। चलिए आप लोग क्लोरीन का बताइए हम लोगों को, क्लोरीन का ये क्या है, क्लोरीन का बताइए। क्लोरीन का परमाणु संख्या आप लोगों को याद है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आप लोगों को क्लोरीन का परमाणु संख्या पता होना चाहिए, जो कि हम लोगों का पता है कि 17 होता है। और अगर हम Na का अर्थ कितना क्या होता है, तो Na का अर्थ होता है, Na क्या है, संकेत है, सिंबल है। हिंदी में संकेत और इंग्लिश में इसी चीज को हम बोलते हैं सिंबल। सिंबल का अर्थ होता है जो किसी संख्या, किसी तत्व को प्रेजेंट करने का जो शॉर्टकट तरीका होता है उसे हम लोग सिंबल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ हाइड्रो ये क्या है, Na सोडियम का सिंबल है। आप लोग बोलते होंगे सोडियम S से स्टार्ट होना चाहिए, मगर नहीं, सोडियम ये क्या है, एक ये अपने लोगों के भाषा में नहीं इसका उच्चारण होता है, इस वजह से क्या है, Na इसका संकेत है। तो सोडियम का जो परमाणु संख्या है वो आप लोगों को पता होना चाहिए, सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, सारे स्टूडेंट प्लीज भेजिएगा, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, कमेंट बॉक्स में भेजिएगा प्लीज प्लीज। तो कैल्शियम का परमाणु संख्या 20 होता है। इसी में आप लोगों से कुछ महत्वपूर्ण आगे हम आप लोगों को लिखवाएंगे, जो हम लोग हमको देखिए टोटल यहाँ पर 118 तत्व हैं, कितना है, 118। उसमें से जो हमको इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप लोगों को लिखवा दिया जाएगा, बाकी बात हम फालतू कुछ भी नहीं लिखवाएंगे। जो जैसे कि आप लोगों को ज्यादा नोट अगर भारी हो जाता है तो भार लगने लगता है, इस वजह से हम ज्यादा नहीं लिखवाएंगे और आप लोगों को साफ सुथरा नोट बनवाकर आपको पढ़वाएंगे। हाँ, ये मेरा टेस्ट था, तो ये आप लोगों ने 4 क्वेश्चन हमने दिया, 4 में से आपका कितना आया, फिर जो आप लोग क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में या फिर इसी कमेंट बॉक्स के नीचे आप लोग भेजिएगा कि सर मेरा टेस्ट में इतना इतना मार्क आया है। इस क्लास के नीचे आप लोग भेज दीजिएगा प्लीज। ये क्या करना है, ये लिखना है, इम्पोर्टेंट है। चलिए अब आप लोगों को हम पूछ रहे हैं, सबसे पहले जो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जो स्टूडेंट पिछले पिछले क्लास को देखे होंगे उन्हें पता होना चाहिए कि बहुत सा कोई भी तत्व है, जैसे कि एक तत्व ले लेते हैं हम लोग, कार्बन, कार्बन ले लिए, एक ऑक्सीजन ले लिए। अब ये क्या हो रहा है, अभिक्रिया हो रहा है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा भाई, तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा CO2, क्या बनाएगा, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये जो हम लोगों का C और O2 ये दोनों मिलकर क्या बनता है, ये तो ये दोनों को हम लोग एक साथ जब ये रहेगा अभिक्रिया करेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे अभी अभी अभिकारक, क्या बोलेंगे, तो अभिकारक, इसको हम लोग अभिकारक बोलेंगे। और ये जब और ये जब कुछ बन के तैयार हो जाएगा, कुछ बन के ये जब तैयार हो जाएगा तब इसको हम क्या बोलेंगे, तब इसको हम लोग प्रतिफल बोलेंगे, प्रतिफल। किसी बुक में प्रतिफल और किसी में क्या लिखा रहता है, तो उत्पाद लिखा रहता है। तो आप लोग घबराइएगा बिल्कुल नहीं, दोनों आंसर सही है, प्रतिफल या फिर इसी को हम लोग उत्पाद कहते हैं। और अब आप लोगों को हम सिखलाने वाले हैं, जैसे कि बहुत सारे परिवर्तन होता है, बहुत सारे परिवर्तन होता है, जैसे कि रासायनिक परिवर्तन में, जैसे कि इसका जो परिवर्तन होता है, जैसे कि कार्बन का अलग गुण है, ऑक्सीजन का अलग गुण है। अब इसका इस दोनों को मिलाकर और नया जो पदार्थ बना CO2, इसका एक अपना अलग गुण होता है। उसी तरह से 3-4 और उदाहरण है, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जिंक, Zn, और इधर आप लोगों को पता होना चाहिए H2SO4, H2SO4, इसका क्या है, इन दोनों का, इनका भी क्या है, अलग अपना गुण है, इनका भी एक अलग अपना गुण है। और इन दोनों के मिलने के बाद, इन दोनों के मिलने के बाद जो नया पदार्थ, अब नया पदार्थ बनता है, प्रोडक्ट जो बनता है, इसको प्रोडक्ट बोलते हैं इंग्लिश में, प्रोडक्ट जो बनता है उसका एक अपना नया गुण होता है, जिसे Zn का हम लोग जो बनाएंगे तो Zn H2SO4 होगा, क्या होगा, Zn H2SO4 होगा। और यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन हम लोगों का अलग अलग हो जाता है, जैसे कि यहाँ हम लोग लिखेंगे Zn और H2SO4, Zn H2SO4,
4। उसके बाद जो हम लोगों का हाइड्रोजन होता है वो अलग होता है, प्लस में H2 अलग हो जाता है। बस ये हम लोगों का क्या होता है, ये हम लोगों का प्रतिफल है, और ये हम लोगों का अभिकारक है। अभिकारक ये हम लोग का प्रतिफल या फिर उत्पाद बन गया। फिर यदि आप लोगों से पूछा जाए कि मैग्नीशियम, यानी कि मैग्नीशियम को हम लोग Mg से डिनोट करते हैं, मैग्नीशियम, और प्लस आप लोगों को ऑक्सीजन दिया जाए, क्या दिया जाए, ऑक्सीजन, तो मैग्नीशियम का भी क्या है, अपना एक कार्य है, अपना एक गुण है, अपना एक उसका स्ट्रेटजी है। उसके बाद यहाँ देखेंगे कि मैग्नीशियम और प्लस आप लोगों को ऑक्सीजन दिया जाए, और उसमें ये दोनों क्या करेंगे, अभिक्रिया कर रहा है। अभिक्रिया करने के बाद जो नया पदार्थ बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे MgO2। क्या बोलेंगे, Mg MgO2 बोलेंगे। और यहाँ देखिए, यहाँ पर तो क्या है, एक ठू मैग्नीशियम है, दो ठू ऑक्सीजन है, मगर इसको अभी तक जो देख रहे हैं आप वो संतुलित नहीं है। क्या नहीं है, संतुलित। O2 यहाँ नहीं लिखा है, O2 नहीं लिखाएगा यहाँ पर, 2MgO2। अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया। तो आप लोग अभी चिंतित होंगे कि आप लोग संतुलित समीकरण नहीं हम आपको पढ़ाएंगे जी, बिल्कुल पढ़ाएंगे। ध्यान रखिए कि हम बहुत बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे और सब कुछ पढ़ाएंगे। संतुलित पढ़ाएंगे और संतुलित पढ़ाएंगे, और ये भी बतलाएंगे कि उन्हें संतुलित क्यों किया जाता है। तो आप लोग धैर्य रखिए, और आप लोगों को यहाँ तक आ रहा है तो बहुत सही है। जैसे कि कुछ हाइड्रोजन हो गया, जैसे कि हाइड्रोजन को हम लोग H2 बोलते हैं, और प्लस ऑक्सीजन को हम लोग O2 बोलते हैं, और इससे जो अभिक्रिया होता है उसको हम लोग H2 H2O बोलेंगे, समझ गए। मगर यहाँ देखिए, दो ठू हाइड्रोजन है, दो ठू ऑक्सीजन है, मगर इस साइड तो ऑक्सीजन एक हो गया, तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, इस तरह से। यहाँ पर इस साइड भी दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, इस साइड भी दो हाइड्रोजन दो ऑक्सीजन, हम लोगों का क्या हो गया, संतुलित हो गया। जब तक हम यहाँ दो नहीं देंगे तब तक क्या होगा, ये समीकरण क्या है, अभी गलत है, अभी क्या है, गलत है। जब हम यहाँ 2 दे देते हैं तो फिर ये क्या बन जाएगा, ये मेरा सही बन जाएगा। इस तरह से आप लोगों को इस पर ध्यान देना है, और ये आप लोगों को समीकरण ये सारा पूछा भी जाएगा। ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछता है, इसलिए आप लोग इसे ध्यान रख के बनाइएगा। अब है कि हम लोगों का जो रासायनिक समीकरण था, उनमें भी वो आप लोगों को बतला रहे हैं कि रासायनिक समीकरण के बारे में कुछ और जानकारी, इसका जो विशेषता होता है, जैसे कि ये अभिक्रियाएं हुआ तो इसमें क्या परिवर्तन होता है, इसका विशेषता क्या होता है, उसे अब हम आपको लिखाने वाले हैं। तो प्लीज अपना नोटबुक निकालिए और वहां हेडिंग डालिए विशेषता। क्या हेडिंग डालिए, विशेषता। सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, हेडिंग डालेंगे विशेषता, ऐसे करके विशेषता। बस इस तरह से हेडिंग डालिए विशेषता, सारे स्टूडेंट डालेंगे विशेषता, इसका हेडिंग। और प्लीज इसको हम मिटाकर और नए स्लाइड पर आपको दिखाते हैं कि विशेषता क्या होता है। चलिए यही, यहाँ देखिए सभी लोग कि मैंने विशेषता के बारे में अभी चर्चा किया था कि विशेषता क्या होता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण को जस्ट उसे उसे अभिक्रिया करने के पश्चात जो कुछ भी तत्व या फिर एलिमेंट या फिर वस्तु हो, और वो क्या करते हैं, जब अभिक्रिया करने के बाद जो उसके गुण में परिवर्तन होता है, या फिर उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, विशेषता। तो विशेषता क्या है, तो सबसे पहले उसके रंग में परिवर्तन होता है। क्या होता है, उनके रंग में परिवर्तन होता है। सारे स्टूडेंट हेडिंग डाल के लिखेंगे कि विशेषता, और पहला उसमें टिप्स है कि रंग में परिवर्तन, उस चीज के रंग में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कि पानी है, पानी में ही आप लोग पीला रंग या फिर कोई तत्व रख दे दीजिएगा, तो क्या होगा, उसके रंग में परिवर्तन हो जाएगा। उसके बाद है गैस का उत्सर्जन। उत्सर्जन का अर्थ होता है कि खराब चीज जो होता है ना, वो क्या होता है कि उससे बाहर चले जाता है। कहाँ चले जाता है, बाहर। मतलब कि कोई खराब, जैसे कि आपके शरीर के अंदर जो कुछ खराब होता है, जैसे कि पसीना वगैरह, ऐसा क्या है, गंदगी है, वो क्या होता है कि उत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान क्या हो जाता है, बाहर चला जाता है, आपके शरीर के अंदर से वो बाहर चले जाते हैं। वही है, जब गैस, जो खराब गैस से बच जाते हैं ना, उसके अभिक्रिया के दौरान वो क्या हो जाता है, उत्सर्जित हो जाते हैं। उसके बाद अवस्था में परिवर्तन। अब कोई वस्तु है जैसे कि तरल अवस्था में, जैसे कि वो पानी है, वो क्या है, तरल अवस्था में है, और अभिक्रिया के दौरान, अभिक्रिया के पश्चात वो क्या हो जाएंगे कि अपने अवस्था में परिवर्तन कर लेंगे। जैसे कि पानी से अब आप उसका जो टेम्परेचर घटा, मतलब कि और ज्यादा क्या कर दीजिएगा, घटा दीजिएगा, तो क्या हो जाएगा, पानी बर्फ के रूप में अवस्था, मतलब कि ठोस पदार्थ के रूप में अवस्थित हो जाएंगे। वैसे ही क्या होगा, अवस्थित हो जाएंगे, यानी कि अवस्था में परिवर्तन। उसके बाद है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन यानी कि जब आप पानी को क्या कीजिएगा, गर्म कीजिएगा, तो क्या होगा कि उनके ताप में क्या हो जाएगा, जब मान के चलिए नहीं किए हैं तो
एक तरह से 10 डिग्री है, उसमें आप 20 डिग्री और दे दिए तो 30 डिग्री उसका परिवर्तन हो गया, ताप में परिवर्तन, उसका टोटल ताप कितना हो गया, टेम्परेचर 30 डिग्री हो गया। पहले से 10 डिग्री मौजूद था और आपने गर्म करने के दौरान 20 डिग्री दिया, तो टोटल मिलाकर कितना हो गया, 30 डिग्री। तो वही बात बोल रहा है यहाँ। उसके बाद है अवक्षेप का बनना। अब क्या है कि अवक्षेप उसमें जो भी होगा ना वो क्या होगा, यहाँ बन जाएगा। बस यही हम लोगों का 5 टिप्स था। अब है कि आपके सामने रासायनिक अभिक्रिया को किससे दर्शाते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है जैसे कि कार्बन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, ये सब क्या है, तत्व है, उसको जो वो जो बनता है अभिक्रिया होता है, जैसे कि यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन का हम लोग क्या करेंगे, अभिक्रिया कराएंगे। कार्बन, यहाँ पर आप लोग देखिए, जैसे कि हम क्या करेंगे, कार्बन को और प्लस ऑक्सीजन का अभिक्रिया कराएंगे। ऑक्सीजन का अभिक्रिया करवाएं और अभिक्रिया के बाद यहाँ जो पदार्थ, यहाँ जो एलिमेंट बनेगा, उत्पाद बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, उसे हम लोग बोलेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। क्या बोलेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ सारे स्टूडेंट देखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे। और ये जो मेरा कार्बन डाइऑक्साइड बनेंगे, इसको हम लोग शॉर्टकट, मतलब कि हम क्वेश्चन ये नहीं, मेरा मेरा आंसर ये नहीं हुआ, मेरा आंसर ये नहीं, ये तो क्या है, ये तो रासायनिक अभिक्रिया है। अब इसको हम लोग जो शॉर्टकट फॉर्म में लिखते हैं, उसी चीज को कहते हैं रासायनिक समीकरण। समझ गए, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से लिखा जाता है या फिर उसे दर्शाया जाता है, समझ गए, या फिर प्रस्तुत किया जाता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि रासायनिक समीकरण को रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण से, किससे, समीकरण से, रासायनिक समीकरण से दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। समझ गए, दर्शाया जाता है। जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया है, रासायनिक अभिक्रिया किया है। ये मेरा कार्बन है, तो कार्बन का संकेत क्या होता है, सी होता है। उसके बाद ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O2 होता है। अब जब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इसका जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो होगा हम लोगों का CO2। क्या होगा, CO2, यानी कि कार्बन, ऑक्सीजन और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड। आप तो बोलिएगा ये तो कार्बन है ही, जो आप हिंदी में लिखे हैं, ये हिंदी में लिखे हैं और ये हिंदी में लिखे हैं। हाँ, हमने तो हिंदी में लिखा है, मगर ये क्या हुआ है कि अब ये क्या हुआ है, जब इसको इसको हम इसके संकेत से डिनोट कर दिए हैं, तो ये पहले क्या था, पहले रासायनिक अभिक्रिया था। क्या था पहले, रासायनिक अभिक्रिया। अब जब इसके संकेत से हम जब डिनोट कर दिए, तो ये क्या बन गया, रासायनिक समीकरण बन गया। क्या बन गया, रासायनिक समीकरण। और ये इस क्वेश्चन का आंसर यही होगा। और इसके बाद अगले स्लाइड पर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा कि इसके लिए जो आवश्यक शर्तें होते हैं, जो कुछ भी कार्य होते हैं, जैसे कि रासायनिक अभिक्रिया हुआ, तो कोई भी रासायनिक अभिक्रिया के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए, जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोगों को लिखने के लिए, पढ़ाई करने के लिए कॉपी कलम किताब की आवश्यकता होती है। उसी तरह से आप लोगों को रासायनिक अभिक्रिया को करवाने के लिए, ये कोई भी अभिक्रिया उसे करवाने के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए। इसमें हम लोगों को इसमें न्यूनतम चीज, कम से कम 2 चीजों का आवश्यकता होता है। उसका नाम है, पहला कि उसका किसी भी तत्वों का संकेत वो होना चाहिए, और किसी भी तत्वों का सूत्र होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आप लोग कॉपी में लिखिए, इसके लिए आवश्यक शर्तें, सीधा लिखिए आवश्यक शर्तें, रासायनिक आवश्यक, आवश्यक शर्तें, आवश्यक शर्तें। इसमें 2 चीजों का होना है, 2 चीज आवश्यक होता है। पहला है कि रासायनिक तत्वों का जो होता है हम लोगों का मतलब कि संकेत वो, और एक सूत्र, वो दोनों क्या होता है, आवश्यक होता है। तो संकेत में जैसे कि हम लोग लिखेंगे संकेत, 2 चीज होता है आवश्यक, संकेत और सूत्र, संकेत और सूत्र। ये किसका किसका संकेत और किसका सूत्र, तो संकेत और सूत्र वो तत्वों का सूत्र होना जरूरी होता है। जैसे कि संकेत में हम लोगों को पता होना चाहिए कि संकेत में क्या सब आएगा, तो संकेत में जैसे कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का जो ये क्या है, हाइड्रोजन का क्या है, ये संकेत है, ये क्या हुआ, संकेत। और मतलब कि सोडियम, ये सोडियम क्या है, संकेत है। Na क्या है, सोडियम का संकेत है। उसी तरह से Cl
किसका संकेत है? तो क्लोरीन का संकेत है। उसी तरह से Ar यानी कि आर्गन किसका संकेत है? तो Ar का अर्थ होता है आर्गन, यानी कि आर्गन का संकेत Ar होता है। उसके बाद सूत्र, जैसे कि हम लोग जल, जल को हम लोग कैसे लिखेंगे? तो H2O, क्या लिखेंगे? H2O, ये जल का क्या हो गया? सूत्र हो गया। उसी तरह से ग्लूकोज का होता है C6H12 और O6, इस तरह से हम लोग लिखेंगे हम लोगों का। और कार्बन डाइऑक्साइड का होगा CO2, क्या होगा? CO2, क्या होगा? CO2। इस तरह से अब आप लोग समझ गए होंगे कि संकेत किसको बोलेंगे और सूत्र किसको बोलेंगे। अभी तक यहाँ तक किसी भी कॉन्सेप्ट में आपको दिक्कत नहीं आया होगा। अब हम लोग चलते हैं अगले स्लाइड पर, जो कि आप लोगों को अगला कॉन्सेप्ट देखने को मिल जाएगा। सारे बच्चे यहाँ ध्यान दीजिए कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि इसमें रासायनिक अभिक्रिया या फिर सॉरी रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। सभी लोगों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताया गया था कि रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए क्या क्या चीजों का आवश्यकता पड़ता है, अभिक्रिया को लिखने के लिए किन किन चीजों का आवश्यकता पड़ता है। जैसे कि आप लोगों को बतलाए हैं कि रासायनिक अभिक्रिया को लिखने के लिए संकेत और उनके सूत्रों संकेत एवं उनके सूत्रों का होना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ही आप लोगों को यहाँ बोला जा रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को उनके उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से लिखना ही रासायनिक समीकरण कहलाता है। जो परिभाषा इसमें हम लिखे हैं हूबहू अभी आप लोगों को हम वो बतलाएंगे। अभी अभी जस्ट आप लोगों को उदाहरण के द्वारा बताएंगे। यहाँ ध्यान दीजिए कि आप लोगों को बोला जा रहा है कि रासायनिक रासायनिक अभिक्रिया। तो सबसे पहले एक रासायनिक अभिक्रिया लेते हैं। कोई भी अभिक्रिया ले लीजिए। यहाँ जैसे में आप लोगों को अगर मन हो रहा है तो ऑक्सीजन और CO2 या फिर H2O भी ले सकते हैं। खासकर बहुत बहुत जो इजी होगा वो आप लोग लीजिएगा। जैसे कि यहाँ पर H प्लस O2 समझ गए। H2 प्लस O2 को भी हम लोग यहाँ पर प्रेजेंट कर सकते हैं। और यहाँ हम लोगों का जो अभिक्रिया ये क्या हो रहा है? अभिक्रिया हो रहा है H2O यहाँ पर 2H2 हो जाएगा। समझ गए, यहाँ 2H2O हो जाएगा। ये क्या है? अभिक्रिया है। ये क्या है? मेरा अभिक्रिया है। ये क्या है? रासायनिक अभिक्रिया। यहाँ तक समझ गए? बहुत सही। ये अभी क्या है? अभिक्रिया। ये अभिक्रिया है। बहुत सही। चलिए अब आप लोगों को जो हम समझाएंगे ये मेरा अभिक्रिया हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के साथ जब हम जुड़ाव किए तो हम लोगों को H2O मिला। ये क्या है? अभिक्रिया। अब है कि इसमें भाग लेने वाले पदार्थ, भाग लेने वाले पदार्थ कौन सब है? पहला इसमें हाइड्रोजन है और दूसरा यहाँ पर ऑक्सीजन है। ये क्या है? भाग लेने वाले पदार्थ है। भाग लेने वाले पदार्थ को उनके संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, संकेत जैसे कि यहाँ हाइड्रोजन का जो संकेत है वो H है। क्या है? H है। और यहाँ ऑक्सीजन का जो संकेत है वो क्या है? O2 है। वो क्या है? O2 है। और संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से, और ये मेरा क्या है? देखिए ये क्या है? मेरा संकेत है। क्या है? संकेत। हाइड्रोजन का ये क्या है? मेरा संकेत है। ये भी मेरा क्या है? ऑक्सीजन का क्या है? संकेत है। और ये हम लोगों का क्या रहा? तो ये मेरा क्या रहा? H2O यानी कि जल। जल का सूत्र क्या होता है? H2O यानी कि 2 यहाँ पर जल है तो यहाँ पर 2H2 है। यानी कि ये हम लोगों का, इस पर ध्यान नहीं देना है कि एक है कि या फिर दो है। अभी इस पर ध्यान देना है कि मेरा ये संकेत और ये मेरा संकेत, और ये क्या रहा है? मेरा ये मेरा रहा सूत्र। क्या रहा? सूत्र। और इसके सहायता से जो हम क्या लिखे हैं भाई? तो हम अभिक्रिया लिखे हैं। जिस अभिक्रिया को लिखे हैं वो पूरा मिलकर हमारा जो प्रेजेंट करने का जो तरीका है इंग्लिश में, इसको हम क्या बोलेंगे? तो रासायनिक समीकरण बोलेंगे। ये था रासायनिक अभिक्रिया ही। ये क्या है तो रासायनिक अभिक्रिया ही, मगर इसको जब हम उनके संकेत और सूत्र के सहायता से जो लिख दिए हैं, इसके वजह से क्या बन गया है ये? तो इसके वजह से ये रासायनिक अभिक्रिया बन गया है। बस इतना ही बात है और इसको ज्यादा आप लोग बढ़ाइए नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। बस अब अभी तक आप लोग समझ गए होंगे। एक बार और हम समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए ये पूरा क्या है? मेरा रासायनिक अभिक्रिया है।
और रासायनिक अभिक्रिया क्या है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जोड़े हैं और उसको जोड़ने के बाद हम लोगों को जल मिला है। क्या मिला है, जल मिला है, H2O। अब ये H2O जो मिला है, इसको हाइड्रोजन का सिंबल संकेत क्या होता है, H होता है। ऑक्सीजन का संकेत क्या होता है, O होता है। यानी कि इसके संकेत और इसके संकेत और इसका जल का जो हम लोग, जल का तो कोई संकेत नहीं होता है, जल का तो सिर्फ सूत्र होता है। अगर संकेत होता तो हम संकेत से डिनोट करते हैं, मगर संकेत नहीं होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको सूत्र के सहायता से लिखेंगे। तो जिसके पास जो है वही ना देगा, यानी कि जल के पास सिर्फ सूत्र है तो वो सूत्र दे रहा है, और हाइड्रोजन के पास और ऑक्सीजन के पास क्या है, संकेत है, तो वो संकेत दे रहा है। और इस दोनों को जो हम मिला दिए संकेत और सूत्र के सहायता से जो हम समीकरण बनाए हैं, वो मेरा क्या आया है, तो रासायनिक अभिक्रिया आया है। क्या, रासायनिक अभिक्रिया को जो लिखे हैं हम लोग संकेत एवं सूत्र की सहायता से, वो मेरा रासायनिक समीकरण बन गया, समीकरण। बस यही चीज है, आप लोग ज्यादा इसको आगे तक मत ले जाइएगा। और अब आप लोगों को हम बतलाएंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों ने अगर कहीं बुक में पढ़ा है या फिर किसी अदर टीचर से भी पढ़ा है तो बहुत सही है कि आप लोगों को वो भी बहुत अच्छे तरीका से बताए होंगे कि रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं। तो 2 प्रकार के होते हैं। क्या, तो रासायनिक समीकरण कितने प्रकार के होते हैं भाई, तो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण, एक होते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होते हैं असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित को हम लोग बोलते हैं बैलेंस केमिकल इक्वेशन और असंतुलित को हम लोग बोलते हैं अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन, और इस असंतुलित को हम लोग कंकाली भी बोल सकते हैं। और आप लोगों को हम बतला देना चाहते हैं कुछ तरीका, रिप्रेजेंट करने का जो तरीका होता है संतुलित और असंतुलित को, उसको हम दिखाते हैं कैसे संतुलित और असंतुलित को हम लिखेंगे, समझेंगे। सबसे पहले समझना है, क्या करना है, समझना है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, इसको H2O जो हम जैसे में उदाहरण में लिखा है उसे आप लोग वीडियो को पुप्स करके देख लीजिएगा, समझ गए, देख लीजिएगा। उसका इस चीज को लिखना और इसके साथ इसका उदाहरण देना, जैसे कि हम जैसे में उदाहरण दिए थे ना, वो देना क्या है, इम्पोर्टेंट है। वो आप लोग खुद से भी दे सकते हैं। अब आपको हम लोग सिखाते हैं कि रासायनिक समीकरण में इसका जो एक चीज पहले आप लोग बताइएगा, ये आप लोग खुद बतला दीजिएगा, इतना तो आप लोग टैलेंट है ही। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक तराजू लेते हैं। क्या ले रहे हैं, ये तराजू, ये मेरा क्या रहा, तराजू है भाई। ओहो, चलो भाई, क्या है ये, तराजू है। ये क्या है, तराजू है। एक और ये तराजू नंबर 1 हो गया, कितना, तराजू नंबर 1 हो गया। और तराजू नंबर हम 2 लेते हैं, तराजू नंबर 2 ले लेते हैं। चलिए, और इसमें 1 केजी है, इसमें भी 1 केजी है, इसमें 5 केजी है और इसमें 10 केजी है। अब आप लोग बतलाइएगा, अब आप लोगों से पूछा जा रहा है, प्लीज आंसर करिएगा कि 1 नंबर संतुलित है या फिर 2 नंबर संतुलित है। तो कितना नंबर संतुलित है, 1 नंबर। क्यों, क्योंकि ये भी हमको क्या लग रहा है, बराबर लग रहा है। तो जो चीज बराबर होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित या फिर बैलेंस। जैसे कि आप मोटरसाइकिल चलाते होंगे तो आपको पता होगा कि कोई भैया या फिर दीदी या फिर कोई हो, वो आपको बोला होगा कि बैलेंस बनाओ ना रे, बैलेंस बनाओ। वही बात है कि यहाँ पर जो बैलेंस बना हुआ है और यहाँ क्या है, अनबैलेंस है, यानी कि असंतुलित है। ये जिसको जो इक्वेशन बराबर है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संतुलित। क्या बोलेंगे, संतुलित। जो चीज बराबर होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संतुलित। और जो चीज बराबर नहीं होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो असंतुलित। असंतुलित, इसको आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। ये क्या है, संतुलित असंतुलित को पढ़ने का तरीका है। सबसे इससे आसान अब कुछ नहीं है समझने के लिए। अगर ये आप दोनों नहीं समझे तो समझिए आप कुछ नहीं समझ पाइएगा। ये सबसे आसान तरीका है संतुलित और असंतुलित का समझाने का। अभी तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, हम आशा करते हैं। तो चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए कॉपी में, और अगला स्लाइड पर हम इसका इस दोनों का परिभाषा लिखाते हैं, समझ गए। तो चलिए आगे देखिए, सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान देंगे कि सबसे पहले हम लोगों ने जो क्वेश्चन लिखा है कि संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। क्वेश्चन है संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। तो आंसर हम लोगों ने बहुत बारीकी से लिखा है कि जिस रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में
किस पक्ष में? दोनों। जैसे कि मेरा दो हाथ है तो एक बायां और एक दायां है, तो दोनों पक्षों में प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या समान हो। प्रत्येक तत्वों की मतलब कि तत्व यानी कि हाइड्रोजन हीलियम ये सब हो गया, उसका जो परमाणु संख्या हो समान होना चाहिए। जैसे कि ये है एक ऐसे और एक ऐसे, तो ये समान नहीं होगा। जैसे कि एक ऐसे और एक ऐसे समान नहीं होगा, दोनों क्या होना चाहिए? जैसे कि यह है बराबर होना चाहिए। उस तरह से उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। तो जैसे कि हम लोग पता यहाँ चल सकता है कि यहाँ पर हाइड्रोजन लेंगे और प्लस ऑक्सीजन लेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे? H2O लिख दिए। अब बताइए क्या ये संतुलित है? क्या ये संतुलित है? तो बिल्कुल नहीं, अभी भी इसमें कुछ बाकी है। यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ पर मिल रहा है, मगर यहाँ पर दो ऑक्सीजन है, तो यहाँ तो संतुलित नहीं होगा। मगर मगर यहाँ हम दो दे देते हैं तो दो टू हाइड्रोजन दो टू ऑक्सीजन हो जाता है, तो अब तो संतुलित होगा। मगर इस साइड हम यहाँ देखो दो टू हाइड्रोजन है और दो गुने दो कितना हो गया? चार। दो ऑक्सीजन है मगर चार हाइड्रोजन हो गया, तो इस साइड जब हम दो दे देंगे तो अब ये क्या हो गया? मेरा संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। अब आप लोगों को सिखाते हैं कि किसी भी समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है। समीकरण को कैसे संतुलित किया जाता है अब सिखाते हैं। तो सिखाने की प्रक्रिया बहुत आसान है, बहुत इजी है। जैसे कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो परमाणु संख्या होता है, परमाणु एक होता है परमाणु संख्या तत्वों का जो परमाणु संख्या होता है वो देखिए, वो आप लोगों से पूछा जाए, अगर आप लोगों से पूछा जाए हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना होता है तो बता सकते हैं ना। अगर आप लोगों से पूछा जाए क्लोरीन का कितना होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए नाइट्रोजन का कितना होता है, अगर आप लोगों से पूछा जाए कि सोडियम का कितना होता है या फिर ऑक्सीजन का कितना होता है तो बता दीजिएगा ना, बता दीजिएगा ना। तो जैसे कि हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का 17 होता है, नाइट्रोजन का नाइट्रोजन का 7 6 होता है शायद, नाइट्रोजन का 6। और प्लस आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ 11 होगा, सोडियम का ऑक्सीजन का 8 होगा, इसका 6 या 7 होगा। इसको हम इसमें डाउट है, आप लोग प्लीज क्लियर कर दीजिएगा, इससे भर दीजिएगा। मेरा कहना ये था कि ये जो समीकरण है ये क्या है, इसका ये जो क्या है 1 7 ये सब क्या है, 17 8 ये सब क्या है, इनका क्या है? परमाणु संख्या। क्या है? परमाणु संख्या है। उसी में आप लोगों को पूछा जाए कि कितना, एक और चीज, ये तो परमाणु संख्या हो गया। अब आप लोगों को परमाणु संख्या नहीं, अब आप लोगों को बतलाना है कि इसमें कितना परमाणु है, कितना। अब परमाणु, अब संख्या नहीं, संख्या आपको नहीं बताना है। अब आपको क्या बताना है? आपको सिर्फ अब परमाणु बताना है। क्या बताना है भाई? तो अब आपको सिर्फ परमाणु बताना है, जो कितना परमाणु है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, हाइड्रोजन में कितना परमाणु है ये बताइए तो सबसे पहले हमको। तो हाइड्रोजन में तो सिर्फ हम देख रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो अब के यहाँ पर कितना परमाणु होगा? तो एक परमाणु होगा। इसी में अब आप लोगों को पूछा जाए यदि कि यहाँ पर H2 और H2 में कितना परमाणु है, तो आप लोग बताइएगा। जो यहाँ पर तो दो ठू परमाणु है। अगर यहाँ पर तीसरा में यदि पूछा जाए कि H16, तो आप क्या बताइएगा कि यहाँ पर तो 16 ठू परमाणु है। कितना परमाणु है? 16 ठू परमाणु है, यानी कि 16 ठू हाइड्रोजन है। आप लोगों से पूछे कि कितना हाइड्रोजन है यहाँ पर, H16 का अर्थ क्या हुआ कि 16 ठू हाइड्रोजन है। H16 का अर्थ क्या हुआ कि 16 ठू हाइड्रोजन है। यहाँ पर यदि अगर अगर ऑक्सीजन में दे दे, यहाँ पर ऑक्सीजन ओ, ऑक्सीजन का क्या होता है? ओ। और यहाँ पर यदि 20 दे दे तो इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ आप क्या समझते हैं? तो इसका अर्थ हुआ कि ऑक्सीजन 20 गो ऑक्सीजन है। कितना ऑक्सीजन है? 20 गो ऑक्सीजन है। समझ गए? अगर यहाँ पर यदि अगर Na दे दिया जाए, नाइट्रोजन सॉरी सोडियम, और सोडियम यहाँ Na5 कर दिया जाए तो इसका अर्थ क्या होता है? तो Na का अर्थ होता है सोडियम और 5 लगा है आगे, तो Na5 का अर्थ होता है 5 गो सोडियम। कई गो सोडियम? तो 5 गो सोडियम। इसी में एक और थोड़ा चेंजिंग हम लाते हैं, थोड़ा चेंजिंग लाते हैं। अभी आप लोग रुकिए, थोड़ा चेंजिंग अभी हम लाते हैं। अब आप लोगों से पूछा जाए कि यहाँ तो दो तो है,
मगर यहाँ भी 2 दे दे तो हम क्या करेंगे? अब बताइए आप कितना होगा? अब बताइए कि यहाँ पर कितना हाइड्रोजन का परमाणु होगा? तो देखिए 2 तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ पर H2 है तो 2 हाइड्रोजन होगा, मगर ये जो 2 है इससे हम गुना करेंगे, इससे क्या करेंगे? गुना करेंगे। देखिए हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन है, और प्लस हाइड्रोजन कितना है? 2 है, और ये जो हम लोगों का इनटू में 2 है, इसको हम लोग गुना करेंगे तो कितना मिलेगा हम लोगों को? 4 मिलेगा। सिंपल, समझ गए? और ये देखिए अगर यहाँ पर यदि देखिए H2 का अर्थ हुआ यानी कि 2, और इसी में यदि हम 5 दे दे यहाँ पर, तो इसको हम 5 से गुना कर देंगे तो कितना होगा? हमको 10 मिल जाएगा, यानी कि 10 क्या है? हाइड्रोजन है। इसका अर्थ क्या हुआ? 10 हाइड्रोजन है। इसी में देखिए H16 था ना, जैसे कि हम यहाँ 16 लिखे थे, यहाँ पर 20 लिखे थे, यहाँ पर हम 5 लिखे थे। इसमें इसमें यदि हम 10 दे दे, कितना दे दे? 10 दे दे, यानी कि अब क्या होगा कि 16 में 10 से गुना करना पड़ जाएगा, तो यानी कि 160 कितना है? 160 हाइड्रोजन है। यहाँ पर 20 है, 20 में हम यहाँ पर हम 10 दे देते हैं, तो इसको क्या करना पड़ेगा? 20 को हमको 10 से गुना करना पड़ेगा, यानी कि 20 दाही के 200 कितना है? 200 यहाँ पर ऑक्सीजन है। अब देखिए Na का अर्थ होता है सोडियम। अब सोडियम यहाँ 5 है, यहाँ हम अगर 10 लगा दे तो 5 को हमको कितना से? 10 से गुना करना पड़ जाएगा, तो 5 दाही के 50 सोडियम है। कितना? 50 सोडियम है। अब तो आप समझ गए होंगे कि हम कैसे इसको क्या करेंगे, समझेंगे। तो इतना तो आप लोग समझ गए। इसमें भी थोड़ा अलग होना चाहिए, यानी कि यहाँ अभी तो एक एलिमेंट को हम लिए हैं, एक तत्व को लिए हैं, सिर्फ हाइड्रोजन, सिर्फ यहाँ हाइड्रोजन है, सिर्फ ऑक्सीजन है, सिर्फ नाइट्रोजन है, मगर इसी में 2-3 एलिमेंट एक साथ आ जाए, जैसे कि यहाँ पर Na 2 का अर्थ हुआ यहाँ पर 2 सोडियम, और Na2 और O Na2, चलिए यहाँ पर Na का अर्थ हुआ कि एक क्या है? हाइड्रोजन है, और Cl का अर्थ होता है क्लोरीन, यानी कि एक क्लोरीन हो गया। तो अब बताइए अब कितना यहाँ पर परमाणु है? कितना परमाणु है? कितना परमाणु है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पर देखिए एक मेरा क्या है? एक मेरा सोडियम हो गया, और एक मेरा क्या है? तो एक मेरा क्लोरीन हो गया। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? तो 2 मिल जाएगा, है ना? मिलेगा, यानी कि एगो हाइड्रोजन, सॉरी एगो सोडियम और एगो क्लोरीन। यहाँ पर H2 और O यदि हम लिख दे तो क्या मिलेगा हमको? यानी कि 2 यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ 2 कितने क्या है भाई? अब आपसे पूछा जाए कि यहाँ पर 2 क्या है, तो हाइड्रोजन है, और एक क्या है? ऑक्सीजन है, यानी कि टोटल कितना एलिमेंट है? 3 एलिमेंट है। इसी में यदि आपसे पूछे, अगर हम आपको क्वेश्चन करके पूछे कि H की संख्या बताइए कितना है, और O की संख्या कितना बताइए, जल्दी बताइए। तो H का जो संख्या है तो यहाँ पर 2 है, तो यानी कि 2 है। अगर O की संख्या हम देखें तो यहाँ पर 1 है। तो ऐसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो बता दीजिएगा ना। हाँ, उसी तरीका से एक और बात है मेरा, यदि हम यहाँ 5 दे दे तो अब क्या कीजिएगा? अब तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 5 और यहाँ H2 है, तो हमने क्या बताया था? जैसे कि यहाँ H2 है तो H2 तो पहले 2 लिखेंगे, उसके बाद जो यहाँ पर जो संख्या आ रहा है उसको हम क्या करेंगे? इससे गुना कर देंगे। तो जैसे कि यहाँ 2 गुने 2 यहाँ 4 हो गया है, उसी तरह से यहाँ पर 2 को जो हम 5 से गुना करेंगे कितना हो जाएगा? 10, यानी कि हाइड्रोजन का संख्या 10। यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन 1 है, कितना है? 1 है। एक को जो 5 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 5। तो ऑक्सीजन की संख्या 5। तो इस तरह से ये मेरा क्या हो जाएगा? टोटल 5 और 10 15 हो जाएगा। टोटल 15 हुआ, और इसमें फुटक फुटक कर ये 10 आई 5 हो जाएगा। समझ गए? अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछते हैं कि Na2CO3 बताइए, इसमें नाइट्रोजन का संख्या हमको बताइए, और सी कलोरी क्या कहता है इसको, कार्बन का संख्या हमको बताइए, और प्लस हमको ऑक्सीजन का संख्या भी चाहिए, ऑक्सीजन का संख्या भी चाहिए। बताइए तो तीनों का संख्या बताइए, और टोटल मिलाकर यहाँ कितना हुआ वो भी हमको बताइए। चलिए आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दिया जाता है, जल्दी बताएंगे। प्लीज आंसर कीजिए, प्लीज आप लोग आंसर कीजिए। बहुत इजी है, समझना बहुत इजी है। क्लास 10th का जो सिलेबस है मतलब कि मक्खन। ध्यान देंगे कि सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हम ध्यान देंगे कि यहाँ नाइट्रोजन कितना है, तो नाइट्रोजन के बाद कितना लगा है? 2 लगा है, तो यानी कि नाइट्रोजन 2 कितना? नाइट्रोजन 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे। और
ओ पर मत चल जाइएगा। सी अलग होता है और ओ अलग होता है, कार्बन अलग होता है और ऑक्सीजन अलग होता है। तो सी के सामने कुछ नहीं, तो कितना हुआ कार्बन? एक, कुछ नहीं तो एक। और ओ ओ थ्री यानी कि ऑक्सीजन कितना है? तीन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर तीन हुआ। अब जोड़िए टोटल, दो और तीन और यहाँ तीन, कितना हुआ टोटल? 6 मिल गया। और एक और बात, इसी को हम थोड़ा थोड़ा चेंज कर दे। अब बताइए, यहाँ यदि 10 दे दिए हैं तो अब बताइए तो क्या होगा? तो देखिए, दो ठू यहाँ पर सोडियम है और ये 10 को सोडियम से जो गुना करेंगे तो कितना होगा? 20 ठू सोडियम हो जाएगा। और यहाँ देखिए, तीन तीन एक ठू कार्बन है, एगो कार्बन के जो 10 से गुना करेंगे, ये 10 का अर्थ क्या होता है कि पूरे में 10 से गुना कर दीजिए, ये पूरे में 10 से गुना कर दीजिए। यानी कि 10 ठू सोडियम हो, 10 ठू कार्बन हो, और यहाँ पर और ऑक्सीजन तीन था, तो तीन को 10 से गुना कीजिएगा तो कितना होगा? 30। बस इसको जोड़ कर टोटल हम लोगों को 60 मिल जाएगा। बस यही क्या है, हम लोगों का इक्वेशन था समझने वाला। अब आप लोगों से पूछा जाए, देखिए इस परिभाषा को याद रखिएगा कि रासायनिक समीकरण के दोनों पक्षों में तत्वों की किसका परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए? तो तत्वों का क्या बराबर होना चाहिए? तो परमाणु संख्या समान होना चाहिए। उसे ही हम क्या बोलेंगे? तो परमाणु संतुलित रासायनिक समीकरण बोलेंगे। तो अगले स्लाइड पर आप लोगों को एक क्वेश्चन और प्लस कुछ क्वेश्चन पहले दिया जाए और कुछ क्वेश्चन के बाद हम सिखाएंगे आपको संतुलित समीकरण के बाद असंतुलित समीकरण। सारे स्टूडेंट यहाँ ध्यान दीजिए कि आप लोगों को सामने एक क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि प्रत्येक तत्वों की डॉट 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 बराबर होनी चाहिए। तो जो स्टूडेंट अभी मेरे सामने परिभाषा पढ़ा है उसे पता होना चाहिए कि इसमें क्या बराबर होना चाहिए। तो परमाणु द्रव्यमान बराबर होना चाहिए, परमाणु भार बराबर होना चाहिए, या फिर परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए। तो दोनों पक्षों में हम क्या बताए थे? दोनों पक्षों में परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे परमाणु संख्या, क्या लिखेंगे? परमाणु संख्या। ऐसे होता है परमाणु, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। समझ गए? चलिए, बहुत सही, परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए। अब है कि इसमें आपको परमाणु कितना है, परमाणु संख्या, नॉट संख्या, संख्या नहीं होनी चाहिए, सिर्फ परमाणु पूछ रहा है कितना होना चाहिए। तो यहाँ 4 नाइट्रोजन, नाइट्रोजन पहले ये देखिए, सॉरी सोडियम 2 ठू है और इधर 4 लग गया, तो 4 दूना 8। बनाइए, मेरे से हमसे पहले बनाइए, हमसे पहले आप लोग बनाइए। अगर आंसर गलत भी हो जाएगा कोई बात नहीं, यहाँ गलती करना है मगर एग्जाम में फोड़ के आना है। यहाँ गलत करेंगे कोई बात नहीं, मगर एग्जाम में फोड़ के आना है। यहाँ देखिए, 5 ओ पर 5 लगा यानी कि 5 ऑक्सीजन, और इससे पहले भी 5 लगा, तो 5 को 5 से गुना करेंगे तो 25, कितना? 25। अब देखिए यहाँ हाइड्रोजन H 10 टू है और 10 से पहले 2 लगा है, यानी कि 10 से पहले जब 2 लगा है तो 10 दूना 20, 10 दूना 20 टू क्या हो गया मेरा? हाइड्रोजन हो गया। अब देखिए यहाँ Na के सामने 2 लगा है, यानी कि यहाँ पर 2 ठू तो सोडियम है ही, मगर इसको 5 से गुना करेंगे तो 10 ठू सोडियम हो जाएगा। 10 सोडियम, 10 क्या है? सोडियम है। और इधर Cl3 है, तो Cl3 तीन को जो 5 से गुना करेंगे तो 15, यानी कि Cl15। और ऑक्सीजन 2 ठू और इसको 5 से गुना करेंगे तो 5 दूना 10, यानी कि 10 10 20 और 15 35, कितना आया? 35। अब है कि यहाँ पर 10, यहाँ पर हाइड्रोजन 2 ठू है, 2 को 10 से गुना करेंगे तो 20, और इसको देखिए 5 और 10 50, और इधर देखिए 2 और 10, 2 और 10, 2 और 10 हो गया मेरा 20, कितना आया? 20, तो 20 और 20 40, और 40 और 50 कितना हुआ भाई? तो 90। टोटल यहाँ पर कितना? 90 परमाणु है। अब बताना है, अब इसमें पूरे में से आप लोगों को बताना है कि इसमें हाइड्रोजन कितना है और सोडियम कितना है। तो जैसे कि हाइड्रोजन के सामने 12 है, तो कोई बच्चा होगा सोच रहा होगा सिर्फ 12 है, मगर नहीं, कितना है? 12। यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 1 है। तो क्या ये सही है? क्या ये सही है या नहीं? बिल्कुल गलत है, गलत। अब बताइए क्यों गलत है? तो सबसे पहले यहाँ क्या लगा है? 6 लगा है, तो 6 को 6 क्या कर रहा है? सब में गुना कर रहा है, यानी कि 12 में 6 से गुना कीजिएगा तो 12 छक्के 72, यानी कि 72 ठू कितना है? हाइड्रोजन है।
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नाइट्रोजन के सामने कुछ नहीं तो एक, और एक को 6 से गुना कीजिएगा तो सॉरी, सोडियम के सामने एक और एक को 6 से गुना कीजिएगा तो 6। अब इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें ऑक्सीजन और ऑक्सीजन दो देखिए यहाँ की ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में 5 से गुना हो रहा है, 5 से गुना हो रहा है। जैसे कि यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है तो 2 को 5 से गुना कीजिएगा तो 10 हो गया, 10 ऑक्सीजन। और यहाँ 8 हाइड्रोजन है, 8 को जो 5 से गुना कीजिएगा तो 40 हाइड्रोजन हो जाएगा। बस ये मेरा क्या रहा, आंसर रहा। अब आप लोगों से एक और बात पूछा जा रहा है कि इस ये जो हम इतना सिखाए हैं आप लोगों को, छोटा छोटा क्वेश्चन आंसर सिखाए हैं, इसके जो क्या रीजन है कि हम आप लोगों को इतना सिखाए थे। इसका सिंपल सा सोल्यूशन है कि रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करने के लिए जो छोटा छोटा हमको क्वेश्चन का आंसर का जरूरत होगा वही सिखाएं आप लोगों को। बस यहाँ ध्यान दीजिए, आप लोग कहीं और ध्यान मत दीजिए। हमको रासायनिक समीकरण संतुलित करना था, क्या करना था, संतुलित करना था। तो संतुलित करने के लिए जो सबसे जो छोटा एग्जाम्पल होता है, तो यहाँ देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण, जैसे कि यहाँ पर H2 और प्लस Cl2 और इस साइड हम HCl क्या बनाए हैं, HCl। अब बताइए क्या मेरा ये इक्वेशन सही है या नहीं। हमने परिभाषा में क्या पढ़ा था कि दोनों पक्षों में, यानी कि दायां पक्ष, दो ठो पक्ष है, एक हो गया दायां, क्या हो गया, दायां, और एक हो गया बायां, एक हो गया मेरा बायां। तो दायां और बायां दोनों पक्षों में, ओ सॉरी सॉरी, ये इस साइड को हम लोग बायां पढ़ते, इसको हम दायां पढ़ते हैं, दाहिना साइड इस ना हुआ, और ये बायां, बायां, बायां साइड ये मेरा हो गया, और ये मेरा दायां साइड हो गया, दायां। तो दायां पक्ष ये है और सॉरी बायां पक्ष ये है और दायां पक्ष ये है। और इस दोनों में क्या है कि तत्वों की, परमाणुओं की संख्या बराबर होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पर पता है, देखिए प्रत्येक तत्वों की, यानी कि एक तत्व ये एक, प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या बराबर होनी चाहिए दोनों पक्षों में। तो पहला पक्ष ये है, दूसरा पक्ष इसमें है। तो इसमें देखेंगे कि टोटल कितना परमाणु है, तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पर 2 ठू क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन कितना है भाई, तो यहाँ पर 2 ठू हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2 है। और यहाँ देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पर क्लोरीन की संख्या कितना है, तो 2 है। चलिए बहुत सही, क्लोरीन की संख्या भी यहाँ पर 2 है। तो ये आप लोग ध्यान रखिए। इस साइड जब 2 हाइड्रोजन है तो इस साइड भी 2 हाइड्रोजन होना चाहिए, इस साइड जब 2 क्लोरीन है तो इस साइड भी 2 क्लोरीन होना चाहिए। मगर इस साइड तो हाइड्रोजन की संख्या 1 है, ये तो मेरा गलत हो गया। क्लोरीन की संख्या, क्लोरीन की संख्या भी 1 है। तो क्या ये मेरा समीकरण संतुलित है, नहीं, क्या है, संतुलित नहीं है। इसको संतुलित करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जब हम 2 लगाएंगे तो 2 हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, 2 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की संख्या यहाँ 2, क्लोरीन की संख्या 2 हो जाएगा। बस अब मेरा क्या है, संतुलित है। तो 100% ये अब क्या है, अब ये संतुलित है। समझ गए, बहुत सही। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में, जल्दी जल्दी नोट कीजिए। तो इतना को आप लोग नोटबुक में अंदर क्या कीजिए, नोट कर लीजिए। और आपको कुछ एक एक एग्जाम्पल से और समझाते हैं, ये लास्ट मेरा रहेगा, बस इसके अलावा आपको ज्यादा कुछ नहीं समझाया जाएगा। बस अब आप लोगों को हम बतलाएंगे अगले क्लास में कि अब आप समीकरण को संतुलित है ये तो समझ गए, अब असंतुलित क्या है। जैसे कि यहाँ पर अभी हम 2 नहीं देंगे तो क्या हो जाएगा, असंतुलित समीकरण क्या हो जाएगा। अगले क्लास के लिए हम तैयार कर देते हैं आपको, अगले क्लास के लिए यही पढ़ेंगे अगले क्लास में। अब जो हम क्या, अब क्या हो गया ये, अब क्या हो गया, असंतुलित हो गया। जो संतुलित नहीं है उसको क्या बोलेंगे, असंतुलित बोलेंगे। समझ गए। और जो संतुलित नहीं है उसको असंतुलित बोला जाएगा। तो क्या इसमें कुछ नया आएगा, कुछ नहीं नया आएगा, नॉर्मल सी बात है यार कि जो संतुलित नहीं है उसको हम लोग असंतुलित बोलेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों को इसके बारे में हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। हालांकि अभी यहाँ पर 2 देकर यहाँ इसको संतुलित बनाकर अभी पढ़ लीजिए। अब अगले क्लास में संतुलित के बाद असंतुलित दिखाएंगे, अब पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद पढ़ाएंगे कि संतुलित से असंतुलित कैसे बनाया जाता है और असंतुलित से संतुलित कैसे बनाया जाता है। इसके बारे में डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। तो बने रहिए मेरे क्लास में, और आप लोग और आगे क्लास को लेकर जाइएगा। चलिए अब आप लोग को हम बतला देना चाहते हैं कि मेरा जो क्लास है बहुत बहुत
कीमती है क्लास 10th के दृष्टिकोण से। इस ये सारे जो हम एग्जाम्पल करवाए हैं, क्या ये व्यर्थ चला जाएगा? नहीं, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में बहुत बार पूछता है। एक में पूछा जाएगा कि कितना इसमें हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, परमाणु की संख्या कितनी है, ऑब्जेक्टिव टाइप में 4 ऑप्शन दिया जाएगा, उसमें से कोई ऑप्शन सही होगा। इस तरह से आप लोगों को कहीं 4 ऑप्शन भी सही होता है, बहुत सारे क्वेश्चन उससे आते हैं। और इसलिए आप लोग क्या कीजिए, अपने तैयारी को सही बनाने के लिए हमारे साथ जुड़कर और पूरे 10th क्लास में पढ़ाई कीजिए, साइंस स्ट्रीम। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद क्लास करने के लिए, और कल मिलते हैं इसी के साथ। तो चलिए बाय बाय टाटा। आप लोग भी लिख कर जाइए कि क्लास आप लोगों को कैसा लगा, और हम लोगों को क्लास में क्या सब ऐड करना चाहिए। हालांकि ये रिकॉर्डेड क्लास था, और अब हम लोग कल अगले दिन मिलते हैं। धन्यवाद।